नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ख़ास है और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि मेरे साथ 2 बहुत ही प्रेरणादायक महिलाएँ जुड़ी हैं, जिन्होंने अपने काम से समाज में एक अलग पहचान बनाई है। सबसे पहले मैं दिल से स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर ममतामयी प्रियदर्शनी जी का, जो एक सस्टेनेबिलिटी लीडर, पॉलिसी एडवोकेट, ऑथर, चेयरपर्सन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, दिल्ली स्टेट और सोशल रिफॉर्मर हैं। आपने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, रेजिलियंस और वुमेन एम्पावरमेंट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक का शानदार योगदान दिया है। और हमारे साथ हैं ऋचा सिंह जी, जो एक फ्रीलांस राइटर, ब्लॉगर, सोशल एक्टिविस्ट और दिल से एक पोएट हैं। आपने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम किया है। सुचि। नमस्कार मैम, मेरा नाम शुचि है। मैं आपकी होस्ट हूँ। मैं आप दोनों का बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में। आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम यहाँ पे इन सब की जर्नी के बारे में बात करेंगे, जो जो इन्होंने उपलब्धियाँ अपने जीवन में प्राप्त की है। तो आइए हम मिलके बातचीत स्टार्ट करते हैं। ओके प्रियदर्शनी मैम, हम आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। क्वेश्चन तो बहुत हैं बट टाइम कम है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर किए हैं आपके लिए। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है मैम कि आपने 20 साल से ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिफॉर्म में दिया। आपके इस सफ़र का सबसे टर्निंग पॉइंट क्या रहा है अभी तक? सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी प्यारी शुचि एंड अंजलि सिंह, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इंट्रो दिया, धन्यवाद आपका। अब मैं आपके सवाल पे आती हूँ। आपने मुझसे पूछा कि मेरे लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? ये आपने सच कहा कि 20 वर्षों से मैं सस्टेनेबिलिटी पे बहुत लंबे समय से काम कर रही हूँ, लेकिन मैं इसे टर्निंग पॉइंट नहीं कहती, मैं कहती हूँ इसे रियलाइज़ेशन। एक्चुअली जब सस्टेनेबिलिटी का मतलब मेरे लिए होता है कि सिर्फ़ पर्यावरण नहीं, पर्यावरण के साथ सस्टेनेबिलिटी कुछ भी हम काम कर रहे हैं तो उसको लंबे समय में उसका क्या इफ़ेक्ट हमारा आ रहा है हमारी लाइफ़स्टाइल पे, हमारे आस-पास के पर्यावरण पे, हमारे आस-पास के जो जुड़े लोग हैं और हम जिस समाज में रहते हैं, जिसका हम हिस्सा हैं, उसमें हम कैसे बदलाव कर रहे हैं और वो बदलाव हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए उनको तंग ना करे, उनके लिए खराब ना हो, अच्छा हो। इसी के लिए तो सस्टेनेबिलिटी मेरे लिए रियलाइज़ेशन था। बिहार में जो चैलेंजेज़ हमारे साथ थे, लंबे समय तक हम लोगों ने देखा है, महसूस किया है, वहाँ पे मुझे लगा कि ग्राउंड रियलिटी या हम जो बात कर रहे हैं किताबों में सस्टेनेबिलिटी की हम सतत की बात कर रहे हैं, उसपे बहुत फ़र्क है और हम सिर्फ़ अवेयरनेस तक नहीं रुक सकते कि हम सिर्फ़ उनको कहें कि चलो आप सस्टेनेबल हो जाओ। आप मैं जहाँ से आती हूँ मैं कहती हूँ पानी बचाओ, जहाँ पानी नहीं है वो पानी कैसे बचाएँगे? तो अवेयरनेस के साथ ग्राउंड रियलिटी पे कैसे हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट करके रिज़ल्ट ओरिएंटेड कैसे हो सकता है, ये जब मुझे रियलाइज़ेशन हुआ, तो मैं मेरे लिए वही मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था। वेरी गुड मैम, सुन के बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लगा। शायद आपकी बातें बहुत लोगों तक पहुँचेगी और भी लोग आगे आएँगे इस पर काम करने के लिए। जी, तो ऋचा मैम, मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। जैसे कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपका रुझान लेखक की तरफ और ये समाज सेवा की तरफ कैसे हुआ? आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? तो सुचि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए, और हमारे जो प्रोबेबल लिसनर्स और ऑडियंस होंगे उनको भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, उनका धन्यवाद। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा, मेरी ज़िंदगी जो है थोड़ी पॉटपूरी सी है, जैसा कि आप मेरे प्रोफाइल से देख पा रहे होंगे। जी जी जी। एक्चुअली जो मैं जिस ज़माने से बिलोंग करती हूँ, उस समय आप जानते ही होंगे कि हमारे जितने भी हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले होते थे, वो हमारे बड़े लिया करते थे। तो उस समय जो है हमारे पिताजी ने और घर के जो भी बड़े बुज़ुर्ग थे, मेरा नेटिव प्लेस जो है बिहार है, और वहाँ की जॉइंट फैमिली में हम रहते थे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जॉइंट फैमिली में इससे पहले कि हम अपनी ज़िंदगी के कोई फ़ैसले लें, वो पहले से फ़ैसले तय हो जाते थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये जूलॉजी का जो चॉइस है, वो मेरे चाचा जी का चॉइस था, उनका सब्जेक्ट था जूलॉजी। और इसलिए उनका, और पहले जो एक बिहार में आपने देखा होगा ट्रेंड चलता था
कि बच्चों को साइंस ही पढ़ाना है, मतलब जो बच्चे भी थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं या अच्छा कर सकने की कोशिश में है तो उनको साइंस ही पढ़ाओ, उनको इंजीनियरिंग और मेडिकल में ही डालो। कोई ट्रेंड सा था तो सारे पेरेंट्स मतलब इसको कॉपी करना उस टाइप से, तो उसी की शिकार थी मैं भी। जबकि मैं जो है मेरा पूरा इंक्लिनेशन जो था वो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ था राइट फ्रॉम द बिगनिंग। और ये जो लेखन का है वो बचपन से मेरे अंदर वो चीज़ थी, चीज़ों को थोड़ी सूक्ष्मता से देखने की। और बहुत ही मतलब तो कम आपका इंटरेस्ट जी, उसमें था। पहले से ही मेरा इंटरेस्ट उसमें था, लेकिन मैं उसको अपना करियर नहीं बना सकी थी क्योंकि मैं साइंस फील्ड में कोर्स वाइज उसमें आ गई थी। ओके। तो आप जूलॉजी में पास की थी या फेल कर गई थी, क्योंकि आपका रुझान ह्यूमैनिटी की तरफ ज़्यादा था? वो मेरा दिल कहीं था और दिमाग कहीं था। कोर्स जो है वो दिमाग से पढ़ रहे थे और दिल से हम ह्यूमैनिटीज़ के ही थे। आई वाज गुड एट हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़ में काफ़ी अच्छी थी। और सब लोग यही कहते थे कि शायद इसी फील्ड में जाऊँगी, जो कि हूँ मैं अब आज। क्योंकि अल्टीमेटली जो है आप उसी तरफ जाते हैं लाइफ में जिधर आपका रुझान होता है। ये आपकी बात सही है, क्योंकि उस ज़माने में सब अपने पेरेंट्स और उनके सबके कहने से वो ही करते थे जो वो बोलते थे। लेकिन कहीं न कहीं मन में यही रहता था, नहीं मुझे वो बनना था, मुझे वो करना था। अच्छा मैम, प्रियदर्शनी मैम, एक सवाल आपके लिए है। आज जब क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है, तो आपको क्या लगता है भारत में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपनाने में सबसे बड़ी बाधा या सबसे बड़ी रुकावट क्या होगी? उसको कैसे दूर किया जाता है? देखिए, जैसे अभी मैंने पहले भी जो बोला था कि सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट नहीं है, किताबों की भाषा नहीं है, उसको प्रैक्टिकल रूप में उतारने की ज़रूरत है। अभी क्या होता है कि किसानों का, मैं उनको मजबूरी बोलूँगी, क्योंकि मजबूरी भी कह सकते हैं कि उनको पैसा चाहिए, तुरंत से अर्निंग चाहिए कि जो भी हम फसल उपजाएँ उसका तुरंत मुझे अर्निंग मिल जाए, या उसके बाद मुझे, क्योंकि नेक्स्ट की तैयारी करनी है, तो उसमें जिस तरह से भी हो, जैसे धान कहीं उपजाते हैं, हमारे बिहार में धान बहुत उपजाते हैं, वाटर गज़लिंग क्रॉप कहा जाता है, उसमें कि पानी बहुत ज़्यादा लगता है, या जिस तरह से भी, जैसे मिट्टी जैसा वो उस तरह से उपजाना है। क्योंकि इसमें पॉलिसी का भी मैं कहूँगी अवेयरनेस के साथ-साथ, और थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी जो है एडॉप्शन की भी बात मैं करूँगी, क्योंकि ग्रीन जो उपजा रहे हैं या जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ जो बढ़ रहे हैं, तो उसमें जैसे हम पहले भी कह रहे थे, उसमें आर्थिक रूप से भी उनको संपन्नता चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई ब्लैक राइस उपजा रहे हैं और अगर उसके बाद मुझे मार्केट लिंकेज नहीं मिला, मुझे बाज़ार नहीं मिला सही समय पे, मैं उसको उपजा करके ख़त्म किया, तो मैंने पर्यावरण तो बचाया, लेकिन आर्थिक रूप से मुझे क्या मिला? और नहीं मिला तो मैं अपने समाज के, अपने आस-पास के लोगों का, अपने परिवार का पालन ही नहीं कर पाऊँगा। तो मैं जीडीपी में योगदान ही नहीं कर पाऊँगा, तो वो सस्टेनेबिलिटी नहीं हुआ। मेरे लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है कि अगर सरकार के पास, मतलब या पॉलिसी मेकिंग में जो लोग हैं, उनको चाहिए कि, या समाज में, सोसाइटी में जो ऐसा उपजा रहे हैं, उनको मार्केट लिंकेज की तरफ ले जाया जाए, उनको रिवार्ड दिया जाए, और उनको अवेयरनेस के साथ-साथ उनकी सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर अपना रहे हैं, उसको कैसे हम कॉमर्शियलाइज़ कर पाएँ, उसकी व्यवस्था की जाए। तो जो क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के साथ एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी कि हम किस तरह से करें, कौन-सा फसल उपजाएँ, कौन-सा कमर्शियल क्रॉप उपजाएँ, ये सब भी बहुत मायने रखता है। तो यही बाधा तो मैं नहीं कहूँगी, चैलेंजेस हैं थोड़े से, जिसको हम सबको मिल कर के जागरूक करने की ज़रूरत है, एडॉप्शन की ज़रूरत है, और पॉलिसी मेकिंग में इसको बहुत अच्छे से ले जाने की ज़रूरत है। जो कर रहे हैं, उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। जैसे जी। मैम अभी भी है कि फार्मर्स जो धान उगा रहे हैं, जो गेहूँ उगा रहे हैं बिहार में, वो बेच रहे हैं 7 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, बहुत चीप रेट में बेच रहे हैं। लेकिन जो मेट्रो सिटीज़ में हमें मिल रहा है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन किसान को अभी भी बहुत कम मिल रहा है, जिसके कारण सुसाइड हो रहा है, ये हो रहा है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या करना चाहिए? आपको कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा उसके बाद ये अगर हम ये टेक्नोलॉजी वहाँ लेके जाएँ, उनको पता चले, जो बी टू बी बिज़नेस है, वो डायरेक्ट हो सके, ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा होना चाहिए और ऐसा कोशिश भी की जा रही है, लेकिन बदलाव की ज़रूरत है। ये आपने कहा कि जो रूरल एरियाज़ हैं, नॉट बिहार, मतलब भारत में जहाँ पे किसान काम कर रहे हैं और जो शहर में है, दोनों के बीच में एक गैप है। गैप है किस चीज़ का? गैप है स्किल्स का। यहाँ पे जो फार्म हाउसेज़ में जिस तरह से उपजाते हैं, उनके पास वो मौजूद नहीं है। कहीं मौसम की मार पे रुक रहे हैं, कहीं धान उपजा रहे हैं तो मौसम ठीक नहीं है, या पाला है, या कुछ भी है, उसके डिपेंड कर रहे हैं। शहरों में जो इनको मिल रहा है, बीच में कई गैप्स हैं, मार्केट डिवाइड है,
इसके कारण बिचौलिए या बीच में लोग हैं वो तो कई बार ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट हो जा रहा है, लेकिन जो किसान हैं, जो रूरल ग्राउंड ग्राउंड पे जो बैठे हैं, उनको उनका नहीं मिल रहा है। तो अर्बन व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ग्रामीण और जैसे अभी कई ऐसी स्कीम्स भी चल रही है और लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुँच पा रही है। कुछ कोऑपरेटिव बनाई जाए, तो हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ-जहाँ पे जिनके जो-जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कोई गाँव है, वहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको वहीं प्रमोट की जाए और सरकार उसको खरीदे, या जो बड़े-बड़े जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट हैं या बड़े-बड़े जो लोग हैं जो परचेज़ कर रहे हैं और मार्केट कर रहे हैं, उनको वहाँ पे जाकर के खरीदने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा सपोर्ट की ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है, अवेयरनेस के साथ सपोर्ट, जिससे हम उनके हैंड होल्डिंग कर पाएँ और मार्केट बाज़ार उनको डायरेक्ट मिले। इसकी बहुत ज़रूरत है और आपने सही कहा अंजलि, टेक्नोलॉजी वहाँ तक भी पहुँचनी चाहिए, उस तरह से पहुँचनी चाहिए जैसी उनको ज़रूरत है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर योर आंसर। तो ऋचा जी, आप बताइए, आप एक फ्रीलांस राइटर हैं, ब्लॉगर हैं, तो आपका ये सफ़र कैसा रहा? इसके बारे में आप कुछ बताएँगे? तो बहुत उतार चढ़ाव से भरी रही पूरी, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि 2 तरह से ज़िंदगी जी मैंने। अपनी ज़िंदगी का कुछ पार्ट जो है दूसरों की बातें मानकर और कुछ जो है अपने मन के निर्णय लेकर। तो मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूँगी या सभी से कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए, वो बड़ी मज़ेदार होती है। जब आप अपने निर्णयों के साथ जीते हैं, उसमें आपको फेलियर मिले, सक्सेस मिले, दैट डज़न्ट मैटर। उसमें आप खुश होते हैं अंदर से। तो जैसे आपने पूछा फ्रीलांस राइटिंग का, तो एक तो मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगी कि बचपन में मैं मतलब ये 1987 की बात है। उस समय बिहार में जो है नक्सलिज़्म बहुत उभार पे था। तो एक घटना हुई थी, न्यूज़ आई थी, दलेलचक बघौरा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में बिहार के, एक वहाँ पे मैसेकर हुआ था, नरसंहार। तो 54 लोग जो है उसमें उनकी हत्या हुई थी। तो ये न्यूज़ में आया था, घर में सब बड़े बूढ़े बात कर रहे थे इस बारे में। मैं उस समय आई थिंक 8-9 ईयर्स की होंगी। तो मैं सुन रही थी लोगों को, तो तभी मेरे पिताजी ने बोला, जैसे बच्चे घूमते होते हैं तो होता है ना कि इनको कुछ काम में लगा दो, बेकार की बातें सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है इस मैसेकर पे, इस इवेंट पे, मतलब जो न्यूज़ है, उस पे कुछ लिख कर लाओ। तो लिखती थी मैं, पहले भी थोड़ा बहुत था कि लोग बोलते थे, तारीफ़ करते थे कि हाँ, अच्छा लिखती है इस टाइप से। तो जबकि बहुत छोटी थी, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से। तो उन्होंने दिया, तो लोगों ने कहा, तो मैंने कहा कि मैं क्यों लिखूँ, मुझे इसके बारे में तो ना इसकी कोई पृष्ठभूमि पता है, ना कुछ पता है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। बोले कि तुम जो भी लिखो, उन्होंने इंसेंटिव दिया कि हम लोग पीएम को भेजेंगे अगर तुम अच्छा लिखोगे। तो मैं गई और कमरे में बैठ के बहुत सोचा, जबकि बहुत छोटी होंगी, मुझे लग रहा है, आज मुझे सोचने पे लग रहा है कि 8-9 साल में मैं मतलब किसी पॉलिटिकल पॉइंट पे कैसे लिख सकती हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत सर्च किया होगा, पेपर वगैरह पढ़ा होगा। और जब मैं बैठी लिखने के लिए, तो मैंने करीब A4 शीट के 7-8 पेज फ्रंट बैक जो है पूरा बैठ के लिखा। मेरे साथ एक चीज़ और होती है कि जब जैसे अभी मुझे कुछ बोलो आप, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक रहूँगी। लेकिन जब मैं किसी कॉर्नर में मुझे बिठा दो किसी टॉपिक को लेके और मैं 10 मिनट वहाँ पे बैठ जाऊँ, तो फिर मैं घंटों लिख सकती हूँ, घंटों, 4-5 घंटे, मतलब एक बार अगर स्टार्ट कर दिया तो। तो वो मैं लिख रही थी, लिख के मैं लाई, तो सब ने पढ़ा और सब हँसने लगे। मुझे लगा कि मतलब इतना गंदा लिखा है, इतना ऐसे। तो मैंने कहा कि भेजोगे आप लोग मतलब? तो उन्होंने कहा कि अरे हम भेजते, ये तो सब हँस रहे थे कि हम तो भेजते, वहाँ भेजेंगे तो सब समझेंगे कि किसी बड़े ने 30-35 ईयर्स के किसी मैच्योर आदमी ने लिखा है, ये मतलब किसी बच्चे ने लिखा है। ऐसे पहले होता था ना कि पीएम को लोग लेटर भेजते हैं, तो उन्होंने सोचा था कि बच्चे का लेटर टू पीएम भेज देंगे। ना, तुमने ऐसा लिखा है कि लोग हमें कहेंगे कि खुद लिखकर बच्चे के नाम पे भेज दिया है, ओह! मतलब तारीफ़ें पाने के लिए, इस टाइप का होता है। फिर उन्होंने नहीं पोस्ट किया। मतलब ये मैं कहना चाह रही हूँ कि तो मतलब आपके गुण उस टाइम पे ही दिख रहे थे। वो विकसित हो गई होगी ये चीज़ें। मतलब ये जो एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको ज़िंदगी में जितनी चीज़ों के लिए तारीफ़ मिलती है, तो जैसे आप कैसे जानें कि आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है या वीकनेस क्या है? तो जितनी चीज़ों के लिए आपको लाइफ़ में तारीफ़ मिलती है, सुनते हैं हम फ्रेंड से, ये से, तो हमेशा से मैं सुनती आई कि ये अच्छा लिखती है, अच्छा लिखती है। तो आप समझ जाइए कि वो आपका कहीं न कहीं स्ट्रेंथ है, जो इतने लोग उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। और जिस चीज़ के लिए आपकी बुराई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बहुत ऊँचा बोलती हूँ, तो बहुत ज़्यादा, तो कहीं न कहीं वो उसको चेक कर रहे हैं कि ये चीज़ को आपको चेक करनी चाहिए। तो एक तो वो चीज़ थी। अब ये जो जर्नी तो बहुत लंबी है, काफ़ी लंबी चली जाएगी।
उसके बाद क्या था कि बचपन में थोड़ा बहुत लिखती थी ऐसे, उसके बाद तो आप देख ही रही हैं कि मैं साइंस कोर्स मैंने परसू किया, तो लेखन छूट गया था करीब। बीच बीच में जो कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ अगर कुछ तो जो दिल को छुए, तो उस पे मैं लिखती थी अपना। कभी कोई बात टच कर गई, कभी ये, तो उसमें अपना कभी कभी, हाँ ऐसे ही, कभी कविताएं लिखी, कभी कहानियाँ लिखी, कुछ अपना मतलब उसको अपनी जर्नी लिखती थी। तो ऐसे ही मैं कभी कभी लिखती रहती थी। जैसे एक बार 2010 में आया कि एक सेंसस का रिपोर्ट आया था, गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी कि हाउसवाइफ्स एंड बेगर्स क्लब्ड इन सेंसस। वाई? कि ये लोग दोनों ही मतलब इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी इनकी नहीं है कुछ, तो वो भी मुझे बहुत टच किया कि हाँ, गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी 2010 में। तो उसमें भी मैंने मेल किया था टाइम्स ऑफ इंडिया को, ये न्यूज़ आई थी हिंदुस्तान टाइम्स में आई थी कि ये बस एक हेडिंग थी, अब वो हेडिंग ही मुझे टच कर गई। तो यही चीज़ें लिखने के लिए प्रेरित करती, मतलब डेली टाइम नहीं मिलता था डेली के चोर्स से, लेकिन ये कभी कभी जैसे होती रही, तो ये लिखना मेरा जारी रहा। तो उसमें मैंने लिखा था कि जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी में ज़रूरी नहीं है कि आप मॉनेटरी गेन ही करें। हाउसवाइफ जो हैं, आपका समझिए नेशनल हेल्थ उन्होंने संभाला हुआ है, नेशनल हेल्थ, और एज ए केयर टेकर जो है, वो जो आपके बच्चों को जो अपब्रिंगिंग दे रही हैं, वही आपके वो कल को जाकर के वो सिटीजन बन रहे हैं। तो वो कैसी अपब्रिंगिंग देंगी, वैसे ही सिटीजन आपके तैयार होंगे, वैसे ही आपका नेशन होगा, और आप उसको जो है योगदान नहीं मान रहे हैं अपनी इकोनॉमी में। तो वो एक बात मुझे गलत लगी थी, उस पर मैंने लिखा। फिर जो बाकी होते रहते हैं आपके, एक तो बीइंग अ वुमेन जो है, रेप्स की घटनाएं बहुत विचलित करती हैं, जो भी जब भी न्यूज़ आता है तो उस वक्त लिखती हूँ कुछ कुछ। मतलब आपको जो जो मतलब आर्टिकल्स कहीं पे भी कुछ ऐसी जो भी चीजें आपके दिल को चुभती, तो लेखन एज ए प्रोफेशन मैंने कभी कुछ भी अपनाया नहीं। तो जब भी जैसे हाँ, लिखना इसी तरह जारी रहा कि कभी कुछ बात चुभ गई, कभी लग गई। तो जैसे अभी हाथरस का रेप केस हुआ था, तो उस पर मैंने कविता लिखी थी, एक आक्रोश। तो उसकी लाइन कुछ ऐसी थी, आओ काट दे उन हाथों को जो औरत की स्मिता पर उठते हैं, और उन जुबानों को भी जो दुष्टों के जीने की वकालत करते हैं। मतलब ये उनके लिए थी, जो जैसे ये जो है, मतलब ये तो मैं बहुत लंबी कविता है, लेकिन मैं 4 लाइन ऊपर के सुना रही हूँ कि वो जो है मतलब आपका जो रेपिस्ट है, उसको तो पैरविकार बहुत मिल जाते हैं, बड़े बड़े पैरविकार वकील मिल जाते हैं। जो मैंने ये कहा है कि ऐसे ज़ुबानों को भी बंद करनी चाहिए जो ऐसे लोगों की जीने की वकालत करते हैं, वकील मिल जाते हैं उनको बचाने वाले, लेकिन विक्टिम के लिए कोई नहीं खड़ा होता। तो ये चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ों पे मेरा लिखना जारी रहा। और लास्ट में जो ये लेखन आप जो एज ए प्रोफेशन देख रही हैं, जो थोड़ा बहुत अभी भी प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि आप प्रोफेशन मेरा कोई भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं किसी भी प्रोफेशन में मॉनेटरी गेन इज़ नॉट माई गोल। तो कभी भी जो प्रोफेशन का डेफिनेशन है, जैसे कैसे उन्होंने हाउसवाइफ को क्लब कर दिया, उसी तरह मुझे भी आप वेल्ले की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि मैं कोई भी काम करती हूँ तो उसमें मॉनेटरी गेन बिल्कुल नहीं रहता, अपनी खुशी के लिए या समाज की भलाई के लिए। मेरा पर्पस वही होता है। मुझे लग रहा है ऑडियंस सुन रही है आपको, जो यंग लड़कियां हैं, जो मतलब वीमेंस हैं, उनके लिए काफी मोटिवेशन होगी ये, मेरे को लग रहा है बहुत अच्छी क्योंकि जिस भी फील्ड में मैं रहूं, मतलब सोशल वर्क हो, बाद में राजनीति में भी थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मकसद वही है कि कुछ समाज में चेंज लाया जाए। क्योंकि पैसे कमा के हम क्या करेंगे, खाया पिया अपना जीवन गुजारा, खत्म होगा। पैसे भी कमा रहे हैं, उससे भी अगर कुछ कर रहे हैं समाज के लिए तो वो फ्रूटफुल है। अदरवाइज आप कुछ भी कर रहे हैं कोई, जो कि अल्टीमेटली तो सबको, मुझे लग रहा है सबको ये सुन के, एटलीस्ट मुझे लग रहा है आपको देख के काफी सारे लोग ये चीजें सुनेंगे और करेंगे। जी हाँ, आपने 2 गेस्ट जो बुलाए हैं, उसमें एक जो है वो आर्थिक संबलता को बढ़ाती हैं, और एक जो है बिल्कुल हम लोग दोनों ऐसे लोग हैं। हाँ, मतलब ये मेरे को लग रहा है ये औरतें ही हैं जो बैलेंस बनाती है हर जगह, है ना। लेकिन जैसे आपने एक मुद्दे को उठाया, रेपिस्ट, मेरा ना ये, जब मैं ये नाम सुनती हूँ ना, आई हैव अ गूज बम्प्स ऑल द टाइम। तो ये नहीं लगता है कि हमको अदर, लाइक अगर आप कंपेयर करो अदर कंट्रीज़ में, यहाँ अभी भी सॉलिड रूल्स नहीं है उसके लिए। आई नो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बट ये हर वुमन का सब्जेक्ट होना चाहिए और हर लड़की का सब्जेक्ट होना चाहिए। अभी मैं दिल्ली में आई हूँ अपने भाई का फंक्शन अटेंड करने के लिए। मेरी दीदी की 2 बेटियाँ हैं, टीनेजर। मैं उसको ये सिखाई हूँ कि बेटा आप जाना ना तो आप ऐसे हाथ रखना, अदरवाइज हुएवर क्रॉसेज यू नो दे हिट यू लाइक दिस, बिकॉज ये हमारे साथ हुआ है। तो अभी भी हम बेटी को ये सिखा रहे हैं, मेरी वो दे आर स्टडिंग इन 9th स्टैंडर्ड, कि उससे मत लड़ो, खुद को बचाओ।
क्योंकि हमें क्या, जैसे वो बोल रही है कि मम्मा मैं कोलकाता में रहती हूँ, मम्मा मुझे ये बताती हैं कि कभी किसी को मारना मत, जवाब मत देना, कहीं तुम अकेले में मिल गई तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तो डोंट यू थिंक वी नीड टू टॉक इट वेरी ओपनली एंड हैव सम वेरी स्ट्रिक्ट रूल अगेंस्ट देम? कि लिखना पढ़ना बहुत हो गया, अब सबको ना, मतलब ऑल एवरी वुमन शुड टॉक अबाउट इट, और सबको इसके खिलाफ बोलना है, लिखना है। मैं बस आप लोग एक्सपीरियंस हो, मैं तो बस मुझे लगता है एवरीवन कि शुड डू समथिंग टुवर्ड्स दिस। मुझे लगता है कि रूल्स और ये चीज़ें तो बनेंगी, कब बनेंगी, कितना टाइम लगेगा। फर्स्ट हमें खुद को ही स्ट्रॉन्ग बनाना है। एटलीस्ट इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ अपनी लड़की को, अपनी बच्ची को, कि वो अगर कोई सामने से आ भी रहा है तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो हिट करके उसको उसका जवाब दे सकती है। जैसे अभी तक हमारा जो ये रहा है फोकस, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो इस तरह करे, पूरा फोकस हमारा बेटियों की तरफ है। क्या करना है, पढ़ाना भी उनको है, बचाना भी उनको है, बचना भी उनको सीखना है। अब वो सब कुछ वो करें, वो घर भी संभालना सीखें, वो फाइट भी करना सीखें, सब सारा बोझ हम बेटियों पे ही डाल रहे हैं। तो अब हमको बेटों को भी सिखाना है हाउ टू बिहेव, सिविक सेंस, और हाउ टू बिहेव, कैसे वुमेन के साथ बिहेव करना, ये अब फोकस उस पर शिफ्ट होना चाहिए, तभी चेंज आएगा। क्योंकि आप विक्टिम हो रहा है, जो विक्टिमाइज्ड हो रहा है, उन पर ही आप अपनी सेफ्टी का भी बोझ उन पर डाल रहे हैं आप, जबकि ये समाज का रोल होना चाहिए इसमें, पेरेंट्स का, टीचर्स का, जो भी ओवरऑल। मुझे लग रहा है अपने घर से ही पहले सिखाना चाहिए उनको। बिल्कुल, पेरेंट्स को बिल्कुल, जितना आप अपनी बेटी को सिखाते हो, उतना ही काम, हर चीज अपने बेटे को भी सिखानी चाहिए, ताकि 100%। वो पूरा बैलेंस बने इस चीज पे। आप कुछ बोलना चाहेंगी मैम इसके बारे में? मुझे लगता है कि जो विक्टिम है, अगर हम उनको विक्टिम वर्ड भी क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम विक्टिम वर्ड उनको नहीं यूज़ कर सकते, उनका आत्मसम्मान नहीं गया है। तो मैं, जो रेपिस्ट है, उनसे ज़्यादा आत्मसम्मान इनका है कि ये समाज में उसके बावजूद भी जी रही हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल क्लैप करना चाहूँगी। एंड सेकेंड, गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी एनजीओ है, जो सामाजिक संस्था है, उन लोगों को ये करना चाहिए। देखिए, जिनका जिनका रेप हुआ, ये तो हमारे समाज का कलंक है, उनका कलंक नहीं है कि हम उस समाज में हैं जहाँ पे वहशीपन और जो हैवानियत और जो इंसान के बीच में हम फ़र्क भूल रहे हैं। तो ये रेप जो है, रेप वर्ड ही आप अपने में गलत है। आप किसी के आत्मसम्मान, उसके शारीरिक शोषण कर रहे हो और किसी भी तरह से कर रहे हो, इसका तो मृत्यु दंड के सिवा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड, जिनका रेप हुआ, अगर उनका रेप हुआ तो जो हम मैं पॉलिसी मेकिंग पे नहीं आना चाहूँगी, लेकिन क्योंकि मैं सोशल रिफॉर्म में हूँ, पॉलिसी मेकिंग को एस्पायर करती हूँ, तो मेरा ये कहना है कि जो कानून व्यवस्था है या जहाँ पे भी है, उनके लिए एक अलग इस तरह से व्यवस्था होना चाहिए कि रेप हुआ और उसके बाद दोबारा उनको वही अनुभव जीने के लिए सवाल जवाब करके विवश ना किया जाए, उनको वो सवाल जवाब नहीं किया जाए, इमीडिएटली ट्रायल हो। एंड थर्ड, अगर जिनका रेप हो गया, उनको जो है वो सामान्य है, उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि वो समाज में इज्जत के साथ जी नहीं सकती, तो उसको कोट करने की या उनको मुंह कवर करके चलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। समाज का हिस्सा है वो। और उसी तरह से है, अगर हम दिव्यांग को दिव्यांग कह सकते हैं, तो उसके बाद वो अगर जी रही है तो हमें उनको हर तरह से सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से उनको एडॉप्शन की व्यवस्था होना चाहिए अगर कोई ऐसी बच्ची है। तो प्रियदर्शनी मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। अभी मुझे लग रहा है कि आपसे, जैसे कि आपने नॉन जीएम एज को लेकर इतनी मजबूत आवाज उठाई है, तो इस मुद्दे के पीछे आपकी क्या सोच और क्या विजन रहा, इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। जो ऑडियंस मुझे सुन रहे हैं, नॉन जीएम और जीएम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म होता है क्योंकि इसके ऊपर अवेयरनेस बहुत कम है। ऑल्दो मैंने मोर देन 2 सालों से 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं, हर न्यूज़पेपर्स में मैं लिख रही हूँ। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि नॉन जीएम और जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। एक्चुअली नॉन जीएम मेज का मतलब ये है, जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज। जो क्या होता है कि अगर हमारा एक मक्का है, मक्का देखने में छोटी चीज़ लगता है, लेकिन अभी इथेनॉल, पहले क्या होता था कि हम सिर्फ वो गरीब लोग यूज़ करते थे या मक्का यूज़ करते थे कि हमें खाने के लिए ज़रूरी है, तो उस फसल को बहुत वैल्यू नहीं किया जाता था। लेकिन जब से ये शुरू हुआ है कि इथेनॉल प्रोडक्शन में हम जो है सो बायो इथेनॉल बनाएंगे, उस तरफ बायो ईंधन बनाएंगे, जैव ईंधन बनाएंगे, इथेनॉल बना करके मिक्स करेंगे, तो उसके बाद से इसकी एकदम से कीमत बढ़ गई। मक्का जो है सो गोल्डन क्रॉप होने लग गया, सब लोगों को सुनहरी क्रांति का नाम हम लोगों ने दिया कि सुनहरी क्रांति हो गया। पर उसके बाद क्या हुआ कि जो मक्का उपजा रहे थे,
जो नॉन जीएम बोलते हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, मतलब उसमें कोई अलग से जीन नहीं डाला जा सका है। जैसे आप कह सकते हैं कि नेचुरल एक मक्का है जो हमारे देश में उपज रहा है, और कुछ क्या होता है कि हम म्यूटेट कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा जीन डाल दे रहे हैं जिसके कारण वो मक्का जो है सो थोड़ा, जो कहते हैं, जो जीएम उपजाने वाले लोग हैं विदेशों में, वो कहते हैं कि उसके कारण कुछ कीटनाशक नहीं होंगे, मतलब कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें खरपतवार नहीं लगेगा, तो मक्का जो है सो अपने आप में उसको ज़्यादा, फसल के लिए ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जीएम नेज वाले कहते थे। तो अभी जैसे कि बहुत सारे आदिवासी किसानों से या हमारे जो उपजा रहे हैं उनसे मेरी बात हुई, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मास्टर्स इन बॉटनी हूँ, तो हमें ये लगा कि जब हम लोगों ने इसको रिसर्च करना शुरू किया तो देखा कि बहुत सारे प्रदेशों, मतलब बहुत सारे देशों में इसको, जैसे पूरा यूरोपियन कंट्री में इसको लोग नहीं प्रमोट कर रहे हैं नॉन जीएम, मतलब जो नेचुरल मक्का है आप उसको रहने दीजिए, उसमें ज़बरदस्ती के जीन डाल करके आप कह रहे हैं कि ये गुण हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अगर किसी विदेश में या किसी जगह उसको टेस्ट किया है, तो हमारे यहाँ, हमारे देश में अगर वो मक्का उपज रहा है तो हमारे यहाँ उसको मक्के के आसपास खरपतवार है या कीट है वो अलग तरह के हैं, तो हम बाहर से उसको ला करके अगर हम यहाँ उपजाते हैं तो कल को अगर हमारे किसान चाहें कि हम नेचुरल उपजाएं तो नहीं उपजा पाएंगे, क्योंकि वो मिट्टी उसी के लिए बन गई। कल को अगर हम जीएम आज उपजाने लग गए तो हमारे पर्यावरण क्या इफेक्ट पड़ेगा, अच्छे, मतलब खराब कीटों के साथ अच्छे कीट भी मरेंगे, पर्यावरण के साथ हमारा रिसर्च नहीं हुआ है। उसके बाद कई देशों में कहा गया है कि उसके हेल्थ, स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा कैंसर और कई बीमारियां हो रही हैं, उसका हमारा भारत में स्टडी नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं इस पे अवेयरनेस और लोगों को, मतलब या पॉलिसी मेकिंग में हम लोगों ने कई बार पिटिशंस भी डाले हैं कि भारत में अभी तक अलाउड नहीं है, लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार जीएम ने जा गया तो वही नेचुरल वाला होगा नहीं, वही मिट्टी आपकी खराब करेगा, और कल को अगर आपको दोबारा से उपजाना हुआ तो आप जो दूसरी विदेशी कंपनीज है, किसान बेचारे गरीब, वो कहाँ से फिर उनको वही परचेज करना पड़ेगा। हमारे स्वास्थ्य के इफेक्ट होंगे, जो अगर चिकन पोल्ट्री फीड में भी वो जाएगा तो अगर कोई खाएगा, अगर जो चिकन खाते हैं या पोल्ट्री खाते हैं तो उसमें भी वही आएगा, तो पूरी हमारी जो स्वास्थ्य से लेकर के पर्यावरण सब का सब डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए मैं इसमें वैसे किसानों को जिनको पता नहीं है, और हमारे आपके पॉडकास्ट के ज़रिए अगर ये मुद्दा आपने लाया है तो मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी कि कृपया इसके बारे में पढ़ें और जानें, और अभी तक भारत सरकार इसको रोक रखी है और फ्यूचर में भी ये नहीं होना चाहिए। हमारे जो 140 से ज़्यादा करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है, हम कोई एक्सपेरिमेंट का ग्राउंड नहीं है कि हमारे साथ आप जितना भी एक्सपेरिमेंट करते रहिए, हमें जीने दीजिए, और हमारी मिट्टी, हमारा वायु, हमारा पर्यावरण में जो उपजता है उसी को अच्छे से इतने साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ डेवलप किया करेंगे। हम क्यों बाहर से आयात करके साथ साथ एक बीमारी को लेके आए। ऋचा जी, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आपके जीवन की कौन सी घटना ने आपको प्रेरित किया है कि आप सामाजिक कार्य से जुड़े? आप जब क्वेश्चन कर रही हैं कि सामाजिक जीवन में कैसे आई, तो मैं अपने शुभचिंतकों और विरोधियों दोनों का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि दोनों का योगदान रहा। शुभचिंतक जो है उसके बाद वो काम पे काम लाने लगे कि चलो भैया देखो ये भी काम कर दो, वो ये वाला भी हो जाता है, तो मैं उसको टेकअप करने लगी। किसी ने कहा फुटपाथ टूटी हुई है, किसी ने कहा वहाँ पे इंक्रोचमेंट है, मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं, ये भी ट्राई करते हैं, तो वो टेकअप करते करते वैसे हुआ। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि अब जब आप ये चीज़ें करने लगे और थोड़ा सक्सेस मिलने लगा, तो जो लोकल लीडर्स होते हैं, ये होते हैं, अब उनको टेंशन हो गई कि अब कोई बंदा जो है एकदम ईमानदारी से, ना उसको कोई पोस्ट है न ये है, और वो काम कर रहा है, तो अब उनको टेंशन शुरू हो गई कि हमारी गद्दी को खतरा है या ये है, तो वो अननेसेसरी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे, जो कि मैं चाहती भी नहीं थी। मेरा कोई मकसद भी नहीं था कि मैं सामाजिक जीवन में आऊँ या ये कुछ करना है, मैं तो अपने पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। लेकिन फिर अब वो होता है कि विरोधी जब विरोध करने लगे, अब आप पीछे हटते हैं तो वो कायरता होगी, अब आपको आगे ही बढ़ना है, पीछे जाने का स्कोप नहीं है। तो ऐसे करते करते आगे बढ़ते गए, तो मतलब अब गाड़ी आगे ही जा रही है। बहुत अच्छी बात है। मतलब आप बिना किसी लोभ के ये काम करते जा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के टाइम में कौन करता है, अपना टाइम नहीं निकलता है किसी से, तो आप समाज सेवा कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा काम है। देखिए, जब दूसरों का काम करते हैं ना, तो गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। आपको सोचने की फुर्सत नहीं मिलती है अपने लिए। फिर प्रियदर्शनी मैम, ये क्वेश्चन आपके लिए है।
आपकी किताब आई थी जल माँ जल संरक्षण पर आधारित है। आज के समय में पानी को लेकर सबसे बड़ी चेतावनी क्या है और लोग उसको क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जलमा हमारी किताब है जो WHO का जो आया था कि गोल है SDG 6, जिसमें था कि वाटर को हमको कंज़र्व कैसे करना चाहिए। तो उसमें एक थीम आई थी उनकी 2021 का जो गोल था, उसमें था कि जल को हम सिर्फ़ कमर्शियल नहीं देख सकते कि अच्छा इतने का पानी है, इतने में हम खरीद रहे हैं, तो मूल्य के कई चीज़ें होती हैं। मूल्य का मतलब ये होता है कि हम और आप बैठे हैं, एक आपस में एक कनेक्शन है, तो वो एक मूल्य है, गुडविल है, एक हमारे अपना गुडविल है, आपका अपना गुडविल है, एक मूल्य वो भी है। एक मूल्य ये है कि समाज में हम किसी को इज़्ज़त दे रहे हैं, उसके पास पैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको इज़्ज़त देते हैं क्योंकि वो बड़ा है हमसे किसी भी फ़ॉर्म में, चाहे उसको बहुत अच्छा पैसा के साथ-साथ उसने बहुत अच्छा विद्या अर्जित की है या समाज में उसने अपने आप को सोशल रिफ़ॉर्म में बहुत अच्छा काम किया। उस तरह से कई चीज़ें होती हैं, मूल्य के कई आयाम होते हैं। तो उसका था WHO का जो एसडीजी 6 था, वो ये था कि पानी को हम सिर्फ़ मूल्य में बाँट रहे हैं। इतने का पानी है, हमें पानी को इतना इसका कमर्शियल वैल्यू है। लेकिन इसके अलावे जो हमारे पूर्वज थे, जो पुराने समय से हम पानी को पवित्र मानते हैं, हम कलश में, पूजा में पानी, हम कहीं तर्पण है, श्राद्ध है, हर जगह हम पानी को एक सम्मान देते हैं, एक इज़्ज़त देते हैं। गंगा जल में हम जाएँगे तो गंगा जल को सर से लगा के आचमन करेंगे या तो फिर हम पानी में जाएँगे गंगा जल में तो पैर साफ करके जाएँगे। वो मूल्य है, सम्मान है, जिसके कारण शुरू से जहाँ से भी नदी घाटी सभ्यता से हम आज तक की बात करें, पानी हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही बचाया है। आज तक वो भी उस मूल्य को सम्मान के साथ बचाया है। तो हमारी पीढ़ी का जो WHO जब वो जो उन्होंने स्टडी करी तो उनका ये कहना था कि हमें पानी के उन सब मूल्यों को, उन सब आयाम को टच करना पड़ेगा और उसको उस तरह से सहेजना पड़ेगा, तभी हम इस पानी को आगे के लिए सहेज सकते हैं। तो जलमा में जो मेरी किताब लिखी थी मैंने, वो जल का मतलब जल कोई माँ नहीं है, जल को जो भी बचा रहे हैं, जल के मूल्य को जो भी समझ रहे हैं, हमारी अंतरात्मा है, कोई जल योद्धा हो या वाटर कंज़र्वेशन पे कोई काम कर रहा हो या जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बूँद-बूँद पानी बचाओ, नल बंद करो, अवेयरनेस करो कि आप घर का पोछा का पानी आप पौधे में डाल दो, पानी को कार वॉश मत करो, उस तरह से इतना पानी वेस्ट मत करो, पानी को गंदा मत करो। गंदा जो आपके घर का कचरा निकल रहा है उसको पानी में मत बहाओ। उसके बाद जो पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ जो मतलब जो भी पानी पे ये सब काम कर रहा है, जल संरक्षण का काम कर रहे हैं, हमने कहा था कि उनकी अंतरात्मा अ, जो है वो माँ है, मतलब कि वो प्रोटेक्ट कर रही है वाटर को, तो यही जल-माँ थी। तो अभी जब जो आपने ये जलमा मेरी किताब है इसी इसी मूल्य पे आधारित और एक क्योंकि मैं एमएसएमई से रिलेटेड हूँ, तो मैं अक्सर कहती हूँ कि क्या होता है कि हम कहाँ पढ़ाते हैं जल का पाठ? हम जल का पाठ पढ़ाते हैं या तो स्कूलों में, स्कूलों में। हमने स्कूलों में पढ़ा है जल प्रदूषण, वायु जी। प्रदूषण, मृदा प्रदूषण बस या जी, हमने जी। कहाँ पढ़ा है? हमने पढ़ाया है, हम जो कॉलेज में वाटर कंज़र्वेशन पे काम कर रहा है या जिनका इंटरेस्ट है या जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जागरूक है कि हम समाज को बचा पाएँ। पर क्या जो पानी का सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इतनी इंडस्ट्रीज़ है, इतने एग्रीकल्चर में पानी का यूज़ हो रहा है, उनके मज़दूर, उनकी उनकी जगह पे जाकर के क्या हम उनको समझा रहे हैं कि देखो पानी ये कर रहे हो, तो कल को ये मिलेगा? क्या हम उस तरह की फ़िल्म, शॉर्ट मूवीज़ या अवेयरनेस प्रोग्राम्स उन सब के लिए चला रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कि हम पढ़े लोगों को तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन भैया जिन्होंने शिक्षा नहीं ली है, जिनको जो वो यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, हमें उनको भी समझाने की ज़रूरत है। तो अगर आप जो है इस तरह के कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चले, उन लोगों को पढ़ाया जाए, उन लोगों को लंच टाइम में या कुछ समझाया जाए, उसके लिए सरकार की तरफ से हो कि आप इस तरह से अगर उनको अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो इसके लिए आपको सब्सिडी दी जाएगी या क्रेडिट होगा। एक कार्बन क्रेडिट, वाटर क्रेडिट बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आप जो हैं सो इतना पानी बचाएँगे, तो अगर आप इतना पानी यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जगह आपको इतना पानी यूज़ करना सेव करना पड़ेगा या आपको उस तरह का पानी को बचाने के लिए कोई तकनीक का इस्तेमाल करके करना पड़ेगा। ये वाटर क्रेडिट है, तो हम भी तो करें, हम भी अपना दायित्व तो निभाएँ, हम भी सब मिल कर के अगर इसमें योगदान करेंगे तो मुझे लगता है कि वाटर क्राइसिस को जो हो चुका है उसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम थोड़ा सँभाल तो सकते हैं। आपकी बात सुनने के बाद मैं जाके ये आपका बुक ले खरीदने जा रही हूँ जलमा, और अपने बेटे को तो पक्का बोलूँगी कि तुम पढ़ो
ताकि आगे की जनरेशन के लिए कुछ बचा सको। जी, और हम मुझे हम लग रहा है इसको ये तो वैसे हम बैंगलोर में इसको रहती है। कार्बन क्रेडिट की तरह वाटर क्रेडिट कहेंगे कि हम आपको किताब उपहार में दे देंगे, आप उसको कम से कम पढ़ करके अगर एक एक्ट भी अडॉप्ट कराने के लिए आसपास कोशिश कीजिएगा, तो हमारे वाटर का मूल्य, हमारे जलमा किताब का मूल्य वही होगा। तो हम सबको एक साइंड कॉपी चाहिए आपकी, ऑथर एक-एक साइंड कॉपी कॉपी। सबको आप देंगे। आपके पॉडकास्ट के हिसाब से बस एक मैं मैसेज यही देना चाहूँगी ऑडियंस को कि अभी गर्मी का समय है, हम दिल्ली में बैठे हैं, तो गर्मी है और उसके बाद बारिश आने वाली है, जो भी थोड़ी-मोड़ी बारिश आती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल का संवर्धन ज़रूर करिए, अपने जल को ज़रूर बचाइए, जिससे कल को थोड़ा-सा भूमिगत जल का स्तर ऊपर हो सके और पानी को बचाना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। तभी हम जो प्रॉपर्टी सहेज रहे हैं, उसके साथ-साथ पानी भी सहेजिए अगली पीढ़ी के लिए। बिल्कुल, सबको अपने लेवल पे करना चाहिए। मैं तो प्रदर्शनी मैम से बिल्कुल एग्री करती हूँ और मैं जितना कर सकती हूँ अपनी तरफ से और करूँगी। मुझे लग रहा है ऑडियंस जो सुन रही है वो भी ज़रूर करेगी, इसमें योगदान देगी अपना। ऋचा जी, आप एक कवयित्री और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आप ये दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस करती हैं अपनी लाइफ में? मेरा थोड़ा सा एडवेंचरस वो रहता है शुरू से। मैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग थोड़ा सा रेबेलियस भी थी और थोड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच भी था मेरा, कि सिस्टम में कोई भी खराबी है तो वो मैं बचपन से अपोज करती आने की वो आदत मतलब पहले से पड़ी हुई थी, कि बिल्कुल सह नहीं लेना, कुछ भी हो रहा है तो ब्लाइंड फोल्डेड होकर के हम फॉलो कर रहे हैं, वो नहीं, वो मेरा लॉजिक चलता रहता था कि गलत है सही है क्या है, तो उसमें मुझे बोलना है। तो वो एक इनबिल्ट था, और उसको जब हवा लगी, वो होता है ना कि अब सब अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हुए, तो अब उसको पर लग गए हैं। पहले अच्छी तो बात है, लोगों ने उससे रोक कई कर लोगों का रखा था, सुधार होगा, ये बहुत अच्छी बात है। लोगों ने जैसे पेरेंट्स ने रोक के पढ़ना है, ये करना है, फैमिली देखना है, ये करके सबने रोक रखा था, अब तो हम एक फ्री हो गए। एक लाइन तो थी अब आपके लिए, अब वो आप क्रॉस कर चुकी बिल्कुल, हैं। अब वो जितनी भी मेरी इच्छाएं थी कि मुझे ये करना है, ये बदलाव लाना है, तो मेरा वही चल रहा है। अच्छा, अब आपका ये पहला जो क्वेश्चन था वो शायद हम विषय से थोड़ा भटक गए थे, तो मैंने वो बता नहीं पाई। हाँ, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग का भी मैं करती हूँ। तो ब्लॉग साइट जो थे मेरे कोविड के टाइम में, ये लेखन तो मेरा छूट गया था। कोविड के टाइम में जो फ्री टाइम मिला, किसी ने बहुत कुकिंग की, हाँ, हाँ। हमने राइटिंग की, किसी ने सब कुछ अपना-अपना किया, अपने-अपने पैशन पे बहुत वर्क किया सबने, जिसको जिस चीज़ का मौका मिला। तो कोविड एक मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ भी है बहुत लोगों के लिए, और वहाँ से भी मेरा बहुत सारा काम मैं हुआ। भी तो वहीं से फिटनेस की तरफ गई थी, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। मुझे लग रहा है वो सबके लिए एक बहुत बड़ा हाँ, चेंज था, वो सबकी लाइफ में। और बहुत किसी ने हमने सीखा। इससे बहुत पॉजिटिवली जी, मतलब पॉजिटिव चीज़ें ली, जी, 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 और पता लोगों नहीं को बहुत नेगेटिव भी कुछ हुआ सिखा था। के गया है सुनने वो। में न्यूज़ में तो याद है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ गया है, ऐसा भी न्यूज़ आया था। तो वो आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ को किस तरफ ले जाते हैं, कि एडversity में भी। तो उस समय मैंने ऑनलाइन वो किया था कि हम लोग सबको कोविड हो भी रखा था, सब आइसोलेटेड थे अपने-अपने कमरे में मोबाइल के साथ। मैं पहले उसके पहले मोबाइल यूज़ भी नहीं करती थी। उस समय से जो मुझे मोबाइल की लत लगी है, तो अभी तक, लेकिन उसका मैंने सारा यूज़ जो है, जितना भी था सोशल वर्क, राइटिंग, सब मैंने मोबाइल से ही किया। ऑनलाइन बहुत सारी पब्लिकेशन उस समय आ रही थी, सबको मैंने अप्रोच किया ऐसे ही लेटे-लेटे अपना, और उसमें ही मैं वही लिखती थी। मुझे खुद भी कोविड हो रखा था, तो 1 मंथ के लिए मैं बेड रेस्ट पे थी, तो उसमें मैं वो राइटिंग करती तो थी। आपने वहाँ से स्टार्ट किया ये हाँ, ब्लॉगिंग का। तो ब्लॉगिंग का उस समय एक आ रहा था, मॉम्सप्रेसो ब्लॉगिंग साइट करके था। तो वो विमेन इश्यूज़ पे लिखते थे। वो तो मेरा ऐसे भी पैशन है, विमेन एम्पावरमेंट, और ये मेरा मोस्ट कॉज़, मतलब डियर कॉज़ कह सकते हैं उसको। तो उस पे लिखा था, उसमें मुझे 3 लाख से मोर देन 3 लाख व्यूज़ आए थे। उसके बाद एक कोटा में ये हुआ था, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप करके ब्लॉगिंग प्रतियोगिता, कविता की प्रतियोगिता थी। उसमें बहुत ही एक कारी जो है वो था रेस। हमारे साथ जो राजस्थान के एक जसवंत सिंह भाटी थे, उनको पीछे करके वोट 4000 वोट मुझे मिले थे। 4000 वोट के साथ मैंने वो प्रतियोगिता जीती थी। वो एक एक तरह से जो है मतलब राजस्थान और आपने बिहार उस में टाइम का भी बहुत अच्छे से यूज़ किया, छोड़ा नहीं राजस्थान उसको। और बिहार के बीच वो एक नाक का मतलब प्रश्न बन गया था। वैसे तो जसवंत सिंह भाटी को अगर ये पॉडकास्ट देखेंगे, मैं उनको सेंड भी ज़रूर करूँगी, देख रहे होंगे, तो वो मेरे प्लीज़ बहुत सुनिए अच्छे इनको। मित्र हैं। अब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरे साथ एक चीज़ और है कि मैं अच्छे इंसान और अच्छा काम, फ़ायदा हो, नुकसान हो, मैं उनको छोड़ती नहीं। जैसे उनसे बात करके, वो हमारे बीच रेस चल रही थी बिल्कुल वोटिंग के लिए, हम लोग सब ये कर रहे थे, परस्यू कर रहे थे लोगों को, और एकदम 2-2 वोट से हम आगे-पीछे हो रहे थे। काफ़ी, हाँ, काफ़ी वो था।
लेकिन उसके बाद वो अभी तक हमारे अच्छे मित्र हैं, वहाँ से कभी कुछ राजस्थान से मंगाना होता है तो वो भेजते हैं हमें, तो अच्छे इंसान हैं। तो मैं जब भी कोई, ये लाइफ जो है एक जर्नी है, इसमें कोई अच्छा इंसान मिल जाता है तो मैं फ़ायदा नुकसान बिना देखे और अच्छा काम मुझे लगता है सबको उसको ऐसे ही करना चाहिए। उससे हमेशा जुड़ी रहती हूँ, उनका साथ देती रहती हूँ। बाकी क्या फ़ायदा मॉनेटरी हो रहा है नहीं हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसी समय मेरे बहुत सारे साझा संकलन आए, कविता के युग हस्ताक्षर, लम्हे और काव्य प्रेरणा, ऐसे करके बहुत सारी हाँ बुक्स लिखी थी, शेयर्ड भी लिखी थी और अभी सोलो निकाली नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा सबको कंपाइल करने का। सोलो बुक्स भी वो भी आप कर लेंगे मुझे लग कंपाइल रहा है, करेंगे, वो अब दूर उसके नहीं है लिए वो कोई टाइम एक भी। फिर बहुत कोविड जल्द होने टाइप वाला का है ये भी। कुछ अब ऐसा होगा तब हम कर पाएंगे, कभी नहीं टाइम नहीं, मिलेगा आप कर तो। सकते हैं और करेंगे आप। यही है, और यही चीज़ें। आपका मतलब ये बैलेंस कैसे करते हो एक आप, मैंने ये ऐसे कवित्री और ये बैलेंस तो मैं हूँ नहीं, बैलेंस टर्म जो है वो मेरे लिए यूज़ किया ही नहीं नहीं है। जा सकता। मेरा थोड़ा-सा वेवर्ड काम करने का तरीका है कि अगर एक तरफ सुई कहीं घूम गई तो एकदम उस तरफ चलते जाना है, वो कंप्लीट कर लेना है। फिर अचानक से दिमाग में लगा कि नहीं अच्छा ये चीज़ मतलब जो स्ट्राइक करता है मुझे, जो आपको मेरे लगता है दिल उसी को, टाइम आप वो हाँ, वो गट फीलिंग के साथ ही मैं अपनी पूरी लाइफ जीती हूँ। कोई प्लान्ड और ऐसा कुछ भी नहीं रहता आपके है। आपसे मेरे को लग रहा है मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रही है, मुझे भी ये ऐसा ही रास्ता पकड़ना चाहिए, जो ठीक लगे वो करते जाओ। नहीं वो लाइक माइंडेड हो गया, सबका अपना-अपना तरीका होता है जीने का। बट आपको तो मजा आ रहा है मुझे आपसे हाँ। बात करके, मुझे लग रहा है मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा प्रियदर्शनी मैम, आप जब बिहार के ग्रामीण इलाकों में गईं, तो आपने वहाँ के ग्राउंड रियलिटी में क्या बदलाव देखा? ख़ासकर किसानों में, वहाँ के युवाओं में, क्या ऐसे ग्राउंड रियलिटी में कैसे क्या बदलाव देखे जो आप हमें बताना चाहेंगी? देखिए, अगर मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगी, तो मैं बिहार में विक्रम में मेरी शादी हुई, तो मैं वहीं से बिलॉन्ग करती हूँ। तो वहाँ पे मेरे जो ससुर हुआ करते थे, फादर इन लॉ, वो भी किसान थे। अच्छा। तो उसके बाद हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड जो है थिएटर में बहुत टाइम तक रहे, तो उन्होंने भी ग्रामीण जो परिवेश में कैसे क्या समस्या हो सकती है और कैसे उसको जागरूक किया जा सकता है लोगों को, ये किया। तो मैं जब गई तो मुझे लगा कि शुरू-शुरू में तो हम लोग बिहार से दिल्ली आए, क्योंकि इतनी पढ़ाई, मैंने मास्टर्स मैनेजमेंट किया, पीएचडी किया, सरकारी नौकरी छोड़ी, हम लोग दिल्ली आए कि कॉर्पोरेट में, बिहार में उस टाइम पे ऐसा माहौल नहीं था कि हम लोग कॉर्पोरेट, और वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो हम लोग दिल्ली आ गए कमाने के लिए। लेकिन जब दिल्ली में हम लोगों ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, तो मुझे लगा कि जो हमारी जर्नी है, बीइंग अ फीमेल, एक अलग जर्नी, एक अलग चैलेंजेज़, और उसके साथ-साथ आप बिहार के एक प्रदेश, ऐसे प्रदेश से आते हो जहाँ पे आपके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, आप एक कोकून में रहते हो, सुरक्षित रहते हो, पापा-मम्मी कहीं जाना भी है तो भाई जाएगा साथ में, एक साइकिल से लेके साथ में जाएगा कि अकेले सिस्टर ना जाए, एक सपोर्ट रहता है, सुरक्षा की भावना जो अभी हम बात कर रहे हैं, हमेशा से रही है फीमेल्स के साथ। वहाँ से एकदम से दिल्ली आना, और दिल्ली में इस माहौल में, कॉर्पोरेट में, एक तो फीमेल, और उसके बाद मार्केटिंग, उसके बाद जो हमने चैलेंजेस किए, फिर कुछ टाइम के बाद मुझे लगा कि अब तो एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप तो आज शुरू हुआ है। हम लोगों ने तो 5 साल नौकरी करी, फिर हमें लगा कि हम दूसरों के लिए क्यों कमाएँ? हमारे अंदर अगर क्षमता है तो हम क्यों ना अपने आप को एस्टैब्लिश करें और अपनी एक पहचान बनाएँ, अपना एक स्टार्टअप, और वो शुरू करें। फिर हम लोगों ने शुरू किया, और जब हम एक सक्सेस तक पहुँचे, हम और हमारे हस्बैंड, तो मुझे लगा कि हमारी ये जो जर्नी है, क्योंकि सबकी तो यही जर्नी है बिहार में या वैसे प्रदेशों में जो ग्रामीण परिवेश है, वहाँ अभी भी कुछ नहीं बदला। बदला है क्या? बदला है एआई, बदला है टेक्नोलॉजी, और बदली है कि आप जो है सो एक्सेस हो सकती है कि आपको वहाँ भी बैठ कर के हम पॉडकास्ट, हमारी बातों को बिना पढ़े आप सुन सकते हो। तो उसमें भी एआई का एक नया सिस्टम आया है, जिसको मैं कहूँगी कि अगर आप अच्छी बातें सुनते हो तो आपको वही दिखाया जाएगा, अगर आप खराब बातें सुनते हो तो आपकी रील में भी वही आएगा, वो भी एक है। तो उससे में आपकी थॉट्स में भी, उसमें भी एक लिमिटेशन आ रही है। जो पॉडकास्ट अरेंज किया है मैम ने, उनको मैं बहुत-बहुत थैंक्स करती हूँ। उनसे मेरी बात हो रही थी कि पॉडकास्ट आप क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि पॉडकास्ट तो कुछ आप अलग क्या करेंगे? उन्होंने मुझे कहा कि हम अलग ये करना चाहते हैं कि हम, पॉडकास्ट तो बहुत हो रहा है, हम एंटरटेनमेंट के साथ इंफोटेनमेंट क्या दे रहे हैं? क्या हम उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पॉजिटिव इन्फोटेनमेंट हम पहुँचा रहे हैं? ऐसे पॉडकास्ट नहीं हो रहे हैं, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि बीइंग इन एजुकेशन, जो जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, उन्होंने कहा मेरा दायित्व तो है कि हम उन लोगों को जो हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कम से कम पॉजिटिव इन्फोटेनमेंट दें। तो ये भी
अब मैं ग्रामीण उसमें आती हूँ, तो ये ऑडियंस के लिए संदेश था कि जो ग्रामीण इलाकों में देख रहे हैं मुझे या हमें हमारे पॉडकास्ट को, तो पॉजिटिव इंफोटेनमेंट की तरफ भी बढ़िए। रील्स को जो स्क्रॉल करते रहते हैं आप लोग, उसमें कम से कम इस तरह के पॉडकास्ट, इस तरह के डिस्कशंस देख करके अपने ज्ञान को, अच्छे ज्ञान का वर्धन कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। हमने देखा कि लोगों के पास नॉलेज भी बहुत है, ग्रामीण जो कृषि से लेकर के कई चीज़ों का, लोगों के पास दिमाग भी बहुत है बिहार का, क्योंकि मैं बिहार को, मतलब ऑडियंस को मैं मतलब मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि मैं वहाँ से आती हूँ, तो यू मैं नो बार-बार ही वेल, बिहार को हाँ जी, अपने जी। हाँ, उसमें ले कोई बात आती हूँ। नहीं। ये लेकिन मुझे सब लग रहा है बिहार हो, कोई भी हाँ, राज्यों लेकिन का, ग्रामीण वो सब परिवेश हर जगह एक है, जी, चाहे हर बिहार हो, जगह। हरियाणा हो, एमपी साउथ हो इंडिया कहीं हो, भी, जी, एमपी हाँ, हो, हाँ। कहीं भी, या बंगाल के जो सुदूर ग्रामीण इलाके हों, सबका। लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि वहाँ पे हमने देखा कि जुगाड़ भी बहुत है, लेकिन क्या कमी है? कमी ये है कि उनके पास वहाँ पे वो साधन नहीं है जिसके थ्रू अपने आप में वो चेंज कर पाएँ, बदलाव कर पाएँ। फिर मुझे लगा कि जिस इलाके में हम हैं, जो हमारा परिवेश है, वहाँ पे हम देख रहे हैं युवा बहुत है, भारत तो युवाओं का देश है, हमेशा कहा जाता है। हमारे यहाँ युवा बहुत है, और जैसे अभी आप लोगों में से कोई बात कर रहा था, शायद आप ऋचा जी कह रही थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि मानव संसाधन विकास, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ बढ़ें। अगर क्या हम उनको ऐसा बना रहे हैं कि जीडीपी में वो योगदान दे पाएँ? क्या हम उनको इस तरह से इस लेवल पे लेके आ रहे हैं कि जो हमारे भारत को हम 2047 का विकसित भारत की बात करते हैं, उसमें एक भी कंट्रीब्यूशन हो? तो उसके लिए वो चैलेंजेज़ वहाँ पे मुझे लगा कि उनके पास रोज़गार की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, सही गाइडेंस की कमी है, और साथ में जो कुछ कर रहे हैं, उनको सही माहौल देने की ज़रूरत है। तो ये चैलेंजेस थे। एग्रीप्रेन्योरशिप, मुझे लगा कि वैसे हमारा भारत ही कृषि प्रधान है, और वैसे राज्य जहाँ पे कृषि प्रधान है, वहाँ पे हम 3 तरह से काम कर सकते हैं। पहला काम कर सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर को हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ लेके आएँ, थोड़ा कमर्शियल क्रॉप लेके जाएँ, कृषि को हम थोड़ा-सा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर के आएँ। तो क्या करेंगे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, उसमें हम उनको एक तो आमदनी का ज़रिया भी मिलेगा, जहाँ हैं वहीं रहेंगे, साथ में उनके यहाँ की महिलाएँ, क्योंकि हम लोग नारी सशक्तिकरण में हम लोग चाहते हैं कि सारे उनको भी रोज़गार मिले। और पहले भी क्या होता था कि खेत से पुरुष कमाते थे और घर में बैठ कर के महिलाएँ बेसन और वो सब चक्की पीसती थी, तो वो भी कम से कम चक्की की जगह पे मशीन चला कर के, जो गवर्नमेंट की तरफ से या सब्सिडी की तरफ से जो मशीन मिलते हैं, उसके थ्रू फूड प्रोसेसिंग करें, फूड प्रोसेसिंग करके बाज़ार में हम लोग लिंकेज हमारे ज़रिए हो, एनजीओ के ज़रिए हो, सरकार के ज़रिए हो, या जो इसको करना चाहते हैं, जो बड़े-बड़े कमर्शियल ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो करें। पहला तो ये, दूसरा शिक्षा, शिक्षा जो है सो रोज़गार के लिए हो, कि मतलब कुछ भी स्किल डेवलपमेंट ज़रूर हो, किसी को मोबाइल बनाना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कंप्यूटर चला करके एआई का यूज़ करके सही तरह से अकाउंटिंग करनी आए, उस तरह का हो। सेकंड है कि शिक्षा व्यावसायिक हो जाए। थर्ड जो चैलेंज है वहाँ पे, कि लोगों को लगता है कि हम करें क्या? हम क्या कर रहे हैं कि कई जगह घूमने जा रहे हैं, कई जगह हम पशुपतिनाथ या जहाँ पे जा रहे हैं, तो उनको उसके ज़रिए उनको एक रोज़गार मिलता है, उसके आस-पास, मंदिर के आस-पास जो है सो रोज़गार के हाँ, अगरबत्ती बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, तो वैसे एरियाज़ में, हाँ, बिल्कुल, तो वैसे एरियाज़ में मुझे लगता है कि कुछ इस तरह का हो जाए कि वहाँ के जो भी स्थानीय मान्यता है, या कुछ वैसे तरह के जो वहाँ पे टूरिज़्म स्थल हैं, उसको डेवलप किया जाए। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के कई चीज़ें डेवलप होगी, और साथ में आस-पास के लोगों को रोज़गार मिलेगा, उस राज्य का भी राजस्व बढ़ेगा, ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, चैलेंजेज़ बहुत हैं युवाओं में, और समय हमारे पास बहुत कम है, पर मुझे लगता है कि हमें उन लोगों को हैंड होल्डिंग, जो भी जहाँ पे भी हैं, जो भी ऑडियंस में जो भी सक्सेसफुल है, जो किसी लेवल पे हो, उनको ज़रूरत है कि उनकी हैंड होल्डिंग करें। जो हमारे लोग और हमारे जो अनुभव हैं हमारी ज़िंदगी के, और जहाँ से हम सक्सेस पाए हैं, उसको, अनुभवों को, उनको दोबारा उस कठिन जर्नी से ना गुज़रना पड़े, इसके लिए हम सबको योगदान देना चाहिए, हम लोगों बिल्कुल। को सपोर्ट आपको क्या लगता है मैम कि एग्रीप्रेन्योर में आज के युवाओं के लिए करियर अपॉर्च्युनिटी है? बिल्कुल है। बिल्कुल है, इसलिए है क्योंकि अभी क्या होता है कि चलो कुछ नहीं कर लेंगे तो किसानी कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट बदलने की ज़रूरत है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बदलने की ज़रूरत, वो हमारा लास्ट ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, मैंने अपने एरियाज़ में, अपने क्षेत्र में, विक्रम में भी देखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ के गए हैं, और वहाँ पे उन लोगों ने
कुछ भी फ्लावर्स का कमर्शियल क्रॉपिंग कर लिया, कुछ भी उगाना शुरू किया, मोरिंगा सहजन की बहुत सारा शुरू किया। हाँ, बिज़नेस स्टार्ट किया, उसको प्रोसेस किया और एक्सपोर्ट तक कर रहे हैं। बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो बहुत अभी मैं अच्छे आप से लोगों कर को रहे हैं। बताऊं कि ममता अग्री जी से हाँ, मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई है। तो हम लोग दोनों मिल करके, जब मैंने जाना कि वो इन चीज़ों के लिए काम कर रही हैं, युवाओं को रोजगार देने के लिए एमएसएमई के माध्यम से, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि बिहार के, स्पेशली हम दोनों बिहार से हैं, तो बिहार के युवाओं से स्टार्ट करेंगे। ऐसे इनकी प्लानिंग है कि एमपी वगैरह यूपी सबको कवर करने का, जैसे जैसे जाएंगे, लेकिन स्टार्ट बिहार से करके कुछ लोगों को इन्होंने किया भी है। अभी इन्होंने बुलाया था एक इवेंट में, तो वहाँ 7 बिहार के लोगों को अवार्ड भी मिला था, उनको प्रमोट किया गया था, वो मशरूम कल्टीवेशन वगैरह में है। तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई, इन्होंने बुलाया था तो मैंने भी देखा, चीज़ें सीखी, और फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप और भी बच्चों को, मतलब जैसे ये विक्रम विधानसभा से हैं तो वहाँ से उन्होंने लिया है, ये हमने कहा कि ओवरऑल बिहार के हर ज़िले से आप लोगों को नर्चर करें, गाइड करें, हैंड होल्डिंग करके। तो वो उन्होंने हामी तो भरी है, लेकिन इनके पास समय ही इतना कम है। ये अभी हम मतलब इनको, इनके साथ कोलैबोरेट करके उस चीज़ों को बढ़ा रहे थे कि अभी इनका बाहर ही जाना हो रहा है इतना, लेकिन हम फिर जब मिलेंगे तो उनको आगे लेकिन बढ़ाएंगे ये उन उनका चीज़ों बहुत को। बड़ा योगदान चल रहा है इनका, नहीं नहीं, जो भी है, प्रियदर्शनी जो मैम ने बहुत 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स और ये आकाशवाणी पर टॉक्स के जरिए अवेयरनेस बढ़ाई है। हम मैंने देखा है पर्सनली, मैंने काफ़ी आपको सुना भी है। तो इट्स रियली गुड थिंग मैम, आप जो कर रहे हो हमारे लिए और जो अवेयरनेस बढ़ा रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम। महिला शक्ति जिंदाबाद। महिला शक्ति तो आप ये पॉडकास्ट भी देखिए, ये पूरी वुमेन टीम है यहाँ पे, गेस्ट टू पॉडकास्टर टू, जो भी जिनका विजन है वो भी। मुझे लग रहा है तो ऑडियंस ये में विमेन ज्यादा होंगी। मैन नहीं, के आगे वाऊ आता है तभी वुमेन बनती है। तो ये जो एग्रीप्रेन्योरशिप में कहा, ऋचा जी ने कहा, मैं बिल्कुल मतलब रियली इन्होंने इस कई लोगों को जुटाया और उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की कि वहाँ से शुरू किया जाए। पर हमारा जो विज़न है, हमारा विज़न ये है कि लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर से जो शहरों में आ रहे हैं, जो ग्रामीण इलाकों से, अभी तो हम लोगों ने बिहार से शुरू किया है, लेकिन जो अप्रवासी, जो हम बात करते हैं कि विदेशों के लोग ही अप्रवासी थोड़े ना हुए। अगर हम यहाँ पे बैठे और यहाँ पे अगर हम आसपास के ग्रामीण परिवेश से यहाँ रोजगार की तलाश में लोग आ रहे हैं और अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी, अपनी चीज़ों को छोड़ के आ रहे हैं, अगर वहीं पे उनको रोजगार उपलब्ध हो जाए और वहीं पे वो काम शुरू करना करें, तो एक तो उनके एक जो मेट्रो सिटीज़ पे जो इतना यहाँ भी, ज़्यादा हाँ, प्रेशर बोझ, पड़ रहा है, बिल्कुल वो बिल्कुल, भी ये कम बोझ भी होगा। कम होगा। और दूसरी बात है कि हम जो भारत गाँव का देश है नहीं कहेंगे, भारत में हर गाँव जो है सो भारत एंटरप्रेन्योर का देश है, ये कहेंगे, क्योंकि ये जो डिवाइड है ना, हमारा मिशन यही है, जो हम लोग जो नारी सशक्तिकरण कहिए या जो भी कहिए, हम लोगों ने एक ठान रखा है कि हमारा मिशन है कि हर गाँव में जो है सो इस तरह के एंटरप्रेन्योर होने चाहिए कि शहरी व्यवस्था जो है सो शहरों पे हम सिर्फ आए तो काम के लिए आए, या यहाँ पे जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें आए ना, लेकिन हमारे यहाँ ये जो डिवाइड बन गया है कि इनके पास ये उपलब्धता है, इनके पास ये उपलब्धता नहीं है, वो खत्म होनी चाहिए। अब तभी हम विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की जो बात करते हैं वो हो पाएगा। रियली थैंक यू। ऋचा जी, आप बताइए, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको काम करते कोई एक ऐसा चैलेंज जो कि आप बताना चाहें? चैलेंजेस तो बहुत ही आए होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा चैलेंज जो आपको लगता है कि ये सच में ही बहुत बड़ा चैलेंज है? वेस्ट मैनेजमेंट में या किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, वैसे वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हुए मुझे जो अपना मेरा निजी अनुभव भी रहा है, और जो मुझे लगता है हर काम में ये चैलेंज आता है। सबसे बड़ी चुनौती है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक पेज पर लाना। जैसे एज मतलब वेस्ट मैनेजमेंट में जो हम काम करते हैं, तो हमारा टारगेट होता है कि कचरा जो है सोसाइटी से निकल के थोड़ा सा भी वो लैंडफिल पर ना जाए। हमारा टारगेट ये है। दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ हैं, आपका गाजीपुर, ओखला में है, भलसवा में है, 3 जो हमारे मतलब राष्ट्रीय राजधानी पे कलंक की तरह है। तो हमारा टारगेट है उसको ख़त्म करना। हम उसके लिए काम करते हैं, लेकिन जब उसके लिए हम वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स को प्रमोट करते हैं सोसाइटीज़ में, कि आप अपने वेस्ट को जो है सेग्रीगेट करें, सेपरेट, क्योंकि मिक्स्ड वेस्ट जो है ना वो वेस्ट है, लेकिन अगर आप सेग्रीगेट कर देते हो तो दैट इज़ वेल्थ, क्योंकि हर वेस्ट जो है वो रिसाइकिल हो रहा है, उससे चीज़ें बन रही हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन आप मिक्स कर देते हो तो वो वेस्ट हो जाता है। गीला कचरा और सूखा सब आप मिक्स कर रहे हो तो वो किसी काम का नहीं रहा। लेकिन अगर आप उसको सेग्रीगेट करते हो अपने ही घर से स्टार्टिंग, तो इवन बाल भी जो आपके हैं,
मतलब हमारे साथ तो ऐसे ऐसे पैशनेट लोग जुड़े हैं, उतने डीप में तो अभी मैं भी नहीं गई हूँ। मतलब अगर सेग्रीगेशन पे आए तो अभी आम पब्लिक जानती है कि ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट वो करें, लेकिन अभी तो एक लॉ भी आ गया है, आपका अमेंडमेंट आया है, ये 2016 का लॉ था जो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट करने का। लेकिन अब जो लॉ आया है उसमें आपको बेसिक मतलब मेन 4 में करने हैं आपको डिवाइड अपने घरों में, लेकिन हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा है। हाँ, ड्राई वेट के अलावा मेडिकल वेस्ट और हैजर्डस वेस्ट, मेडिकल में जो बायोमेडिकल जो ये आते हैं, जैसे कोई इंसुलिन ले रहे हैं अपने घरों में, और आपके यहाँ जो भी इंजेक्शंस वगैरह जो ले रहे हैं, पॉडकास्ट के माध्यम से अथॉरिटीज़ को भी हम एड्रेस करना चाहेंगे। हम अथॉरिटीज़ को भी जाते हैं, अप्रोच करते हैं, लेकिन चीज़ें जिस तरह से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ग्राउंड लेवल पे, वो ऑन पेपर तो सब चल रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इसमें भी फ़र्क है। जैसे आपका साउथ दिल्ली आप चले जाएँ तो वहाँ वसंत कुंज जैसे जो एरियाज़ हैं जहाँ हाईली एजुकेटेड लोग हैं और थोड़े अवेयर हैं, तो वहाँ चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हो रही हैं। लेकिन आप इस दिल्ली की तरफ चले जाइए तो आपको लगेगा कि दिल्ली का वो 2 मतलब पार्ट है, जबकि वहाँ पे इस दिल्ली में गाजीपुर का जो लैंडफिल है वो तो काफ़ी मतलब वहाँ पे कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं, मीथेन गैस का जो वो होता है, लोग मतलब उनमें डेथ भी हुई है लोगों की, जो वो कितने बर्स्ट करने पे। डिसीजेज और ये सब कितना बिल्कुल। प्रॉब्लम वो सब हो रहा है वहाँ पे। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग काम करें, तो वही ऑडियंस को भी ये कहना चाहेंगे, ये पॉडकास्ट एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का। प्लीज ऑडियंस कि सुनिए ये गौर से जो ये बोल रहे हैं। 4 हाँ, बेसिकली आप मतलब 4 डस्टबिन में मिनिमम रखिए। वैसे तो आप सेग्रीगेट करने पर आइए, तो अभी तो ऐसे एनजीओज़ हैं जो काम कर रहे हैं, जो आपके किचन में जो ऑयल होते हैं, यूज्ड ऑयल, जो आप क्या करते होगे, फेंक देते होगे कि वो वेट में डालते हैं अनहाइजीनिक हम है। तो उसको। आप अगर जी, उसको रीयूज़ करते हो, आजकल सब लोग हेल्थ कॉन्शियस जी। हो गए हैं, तो उसको नहीं लेते हैं, तो आप क्या करते हो, ड्रेन में डाल देते ड्रेन हो, में डाल तो वो देते ड्रेन को चोक करेगा। जी। तो उन चीज़ों के लिए भी एनजीओज़ आ गई हैं कि आप यूज्ड ऑयल भी मतलब हाँ, अलग से डालिए। ये अभी तो लोग ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, अब उन तक वहाँ तक जाने में हमें बहुत टाइम लगेगा। चीज़ें हो रही हैं, हम लोग अवेयर कर रहे हैं लोगों को, लेकिन बहुत गति जो है वो बहुत लोगों को धीमी ये है। बहुत छोटी चीजें लगती है, लेकिन ये देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज है। मतलब अगर ड्राई और वेट दोनों इकट्ठा कर दोगे तो उसका कोई पर्पस नहीं है। अगर अलग अलग करोगे तो उससे कई चीजें बन रही है, रिसाइकल हो रहा है, तो जी। बहुत बड़ी चीज है। तो अगर उसमें जो आप चुनौती कह रहे थे, तो वो स्टेक होल्डर वही है कि हमारा टारगेट है कि इसको लैंडफिल तक कचरा नहीं जाने देना, लेकिन जो गार्बेज कलेक्टर हैं ट्रेडिशनल, उनका तो है कि उनकी रोजी रोटी ही वही है कि उस कूड़े में से हम अपने काम की सेलेबल आइटम्स जो है वो लें और उनको बेचें, और हमें जो है उनको सैलरी मिलती है, लेकिन एक ऊपरी इनकम के लिए भी, वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो उन चीज़ों से, तो वो हमें उन्होंने बहुत चैलेंज किया कि उनको लगा कि ये लोग जो हैं हमारी पेट पे लात मार रहे हैं, उस टाइप से इनका काम जो है, हमारी तो रोजी रोटी रुक जाएगी। तो उनको समझाना, तो उनको लोगों को, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले, या तो फिर गवर्नमेंट उनको कुछ प्रॉफिट दे कुछ टाइम के लिए कि बिल्कुल, आप या ये फिर सब उनको नहीं करोगे एब्जॉर्ब तो हम करे, आपको या इतना फिर उनको इतना एब्जॉर्ब प्रॉफिट करे, देंगे। जैसे रिसाइकलर्स जी। है, जैसे हम लोग काम करते हैं तो कुछ एनजीओज़ के साथ काम करते हैं, तो आईपीसीए है, एसएमईएम है, सेव मदर अर्थ मिशन, और ये करके तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूँ, आईपीसीए को अभी 2026 में बेस्ट एनजीओ ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। तो 2 कैटेगरीज़ में मिला उनको, एक तो बेस्ट मतलब पब्लिक अवेयरनेस के लिए, जो कि हम लोगों का काम बेसिकली वही है, और दूसरा है रिसाइकिल प्रोडक्ट्स जो है, बेस्ट रिसाइकिल प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये तो आईपीसीए अपना तैयार करवाती है, जो वेस्ट हम उनको देते हैं सोसाइटीज़ से, कम्युनिटीज़ में जो अवेयरनेस ला करके जो उनको दिया जाता है, प्लास्टिक वेस्ट चाहिए, तो उससे वो प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स जो है उनका उस कैटेगरी में उनको बेस्ट अवार्ड मिला है, 2 कैटेगरी में। तो वो क्या प्रोडक्ट्स रहते हैं मैम? जैसे वो जैसे ये होता है कि एक सेव मदर अर्थ मिशन और आईपीसीए, ये दोनों जो है एक तरह से, मतलब सेव मदर अर्थ मिशन जो है वो ऑफशूट ही है आईपीसीए का, दोनों जो है एसोसिएट होकर के काम करती है। तो आईपीसीए तो प्रॉपर एनजीओ है, और एसएमईएम जो है वो कम्युनिटी ड्रिवन जो है, कुछ सेल्फ मोटिवेटेड लोग मेरे टाइप या जैसे जो भी इकट्ठे कह ले, होके हाँ, मतलब वो वो सब जो है वो सोसाइटीज़ में अवेयरनेस ला करके अवेयरनेस ला के। एज ए सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव हम लोग 1-2 लोग पूरी सोसाइटी को अवेयर करके, और उनको वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स करने के लिए प्रपोज करके, हाँ, लोगों को प्रेरित करके वो करवाते हैं। और वो प्लास्टिक वेस्ट हम लैंडफिल पे नहीं जाने देते, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर जो है वो तो ले जाएगा, वो लैंडफिल पे डालेगा, तो हम रिसाइकलर्स को भेजते हैं, और आईपीसीए वही रिसाइकलर हैं। एसएमईएम जो है वो कलेक्ट करता है, वो आईपीसीए को देता है, वो रिसाइकिल करके उससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये जितने भी प्लास्टिक हैं वो सब उनके पास मशीन्स हैं, वो क्रश करके, हाँ, वो एक शीट बन जाती है, उस शीट को कट करके, वो कार्डबोर्ड टाइप से शीट बन जाती है, वो उसको कटिंग करके
मतलब एनी काइंड ऑफ थिंग्स बना सकते हैं, पेन स्टैंड से लेकर के पार्क के बेंचेस से लेकर के डस्टबिन और एनीथिंग। और बहुत अच्छी चीज है हाँ, कि तो तो वो चीज़ें लोगों को मतलब रोजगार भी मिलेगा इससे। बिल्कुल। बहुत तो सारी चीजें उसमें होंगी ये चीज़ इससे। है कि जो ट्रेडिशनल गार्बेज कलेक्टर हैं, जो पहले से जो कूड़ा बीनते आए हैं, जी वो उनको एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए रिसाइकलर्स के। हमने इसके लिए बात की थी, जैसे आईपीसीए में भी अपनी फैक्ट्री में वो लोगों को रखते होंगे, तो इनको वो एब्जॉर्ब कर लें, इनको ट्रेनिंग दें, ताकि इनको न लगे कि वो हमारा हमारे से मतलब एक रोजगार छूट रहा है, बिल्कुल, तो एटलीस्ट उनको एक तो काम ये भी मिल सपोर्ट जाएगा, करेंगे। तो हाँ, एक और सपोर्ट इनको हम रहेगी। यही समझाना चाहते हैं कि आप जो कूड़ा बिनने में लगाते हो 7-8 घंटे, कितना हम टाइम आपको और करके मतलब फ्रेश देंगे दे वो। रहे हैं, आपको जी सेग्रीगेट करवा के दे रहे जी हैं, जी। तो आपको फिर कुछ नहीं करना, आप उसको लेकर के सीधे उनका आधा सेल काम करो। तो वहीं खत्म हो बिल्कुल, वहीं जाएगा। खत्म हो जाएगा। जी और वो उनके लिए बहुत बट हेल्थ इसके लिए हैज़ार्ड है अवेयरनेस ना, चाहिए ना, मतलब उनके लिए भी बहुत हेल्थ हैज़ार्ड है। हम्म, अब इंजेक्शन किसी ने डाल दिया है मिक्स करके, बिल्कुल, वो उनको हाँ, लग जा रहा है, किसी को चुभ लग जा रहा जाएगा। है, जी, कांच बहुत टूट गया, तरह कुछ वो बिल्कुल डाल देंगे बीच में। घायल हो रहे हैं, उनको इन्फेक्शंस हो रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, तो उनके हेल्थ के लिए भी तो मतलब आपके अच्छा लिए है। आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है? ये हाँ, मतलब किसी भी काम में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट मोटिव हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके वो है गोल्स कि हमें क्या करना है। आप क्लाइमेट के लिए काम कर रहे हो, वो मनी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको उनका जो मनी रुकेगा आपके माध्यम से, तो फिर वो आपके मतलब अपोजिशन में आएंगे, तो आपको उनको लेकर चलना है। तो गवर्नमेंट से या जो भी प्राइवेट काम कर रहे हैं, एनजीओ वगैरह, उन सबको एब्जॉर्व करके हम चलेंगे, तभी हम लोग मतलब मुझे अपने गोल लगता को है कि अचीव हम कर घर का पाएंगे। काम करते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा काम है, बट आप लोग ये सब करने के बाद भी ये सब करते हैं। रियली मतलब बहुत ये इजी काम नहीं है, और उसके बाद भी आप लोग इतने खुश और इतने अच्छे से रहते हो। मतलब मुझे लग रहा है मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, लेकिन मुझे इस क्योंकि साथ में मुझे लग रहा है कि मेंटली कैसे नहीं, तो रहना है आप वो भी तो आप लोगों पब्लिक से को सीखना फिट है। कर रहे हो ना नहीं, सबको। मैं पब्लिक को फिट कर रही हूँ पर्पस सबका फिजिकली, बट मुझे लग रहा है मेंटली मैं आप लोगों को देख के ज्यादा फिट हो जाऊंगी। क्योंकि देखिए, आप किसी तो भी तरह दूसरों के लिए जब आप काम करते हैं जी ना, तो आपको हाँ, खुशी वो मिलती है। नेचुरली एक मतलब बिल्कुल, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, आप खुश सेटिस्फेक्शन, रखते हो, जैसे आपको आपको वर्कआउट करके मिलता है, आपको हाँ, ये सब बिल्कुल। करके मिलता है। वो गुड क्या गुड, बोलते हैं, मजा सेरोटोनिन है। और एंडोमॉर्फिन जो हाँ हाँ सेक्रीट ये होता है ना, जी 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 जी। वही चीज़ है। ऋचा जी, आप बताइए जरा, ये नारी शक्ति से जुड़े आपके क्या अनुभव रहे, और आज की जो युवा लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो नारी शक्ति है, मेरे प्रोफाइल में इंट्रोडक्शन में जो भी किया होगा, ये विमेन एम्पावरमेंट पे काम वो नहीं करती है। ये मैं पर्यावरण पे जो काम करती हूँ, वो एक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि पीएसजी करके ग्रुप है। वो एक प्लेटफॉर्म है जो जितने भी एनजीओज हैं उनको एक मंच देता है कि आप इंडिविजुअल्स को या एनजीओज को कि वो इकट्ठे जो है पर्यावरण पे काम कर सके। उसका ही एक भाग है नारी शक्ति, जिसका वो मतलब गोल है कि समाज से महिलाओं को आगे ला करके, उनको प्रेरित करके और उनके माध्यम से पर्यावरण पे काम किया जाए। जैसे ये ममता जी जो भी काम करती हैं, वही चीज़ें हम सोसाइटीज़ में मतलब ग्राउंड लेवल पे लाना चाहते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, प्लांटेशन, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, वो महिलाओं के माध्यम से, क्योंकि महिलाएं सजग होंगी तभी आपके परिवारों में बदलाव आएगा। और परिवार मतलब महिलाएं कायाकल्प करने में मतलब एकदम मास्टर हैं। तो हमारा पर्पस वही है कि उनके माध्यम से सोसाइटी को चेंज किया जाए। समाज जब तक चेंज नहीं होगा तो सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी। और पीएसजी का एक मोटो मतलब टैगलाइन है कि विरोध नहीं विकल्प। जैसे होता है कि दो डिपार्टमेंट्स या कोई भी काम करने जाते हैं तो वो आपस में टकरा जाते हैं, तो ये हमेशा टकराव से बचती है पीएसजी कि टकराव करके कुछ फायदा नहीं, समय का वेस्टेज है। तो विरोध जहाँ भी हो रहा हो तो आप उसका विकल्प तैयार करिए। अगर समाज वो करने के लिए तैयार नहीं है तो आप कुछ और आइडिएट कीजिए कि हम क्या करें कि समाज उसको अडॉप्ट करे, आराम से शांति से जी हो जाए बिल्कुल, विरोध। क्योंकि मकसद तो हम लोग का वही है, अच्छा करना, लड़ना तो है, काम होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि और उसमें तो सारा आपका टाइम वेस्ट होगा ना, विरोध जी विरोध जी करने से क्या होगा, उससे अच्छा कि वो टाइम हम किसी और काम करने में उसके सोल्यूशन निकालें, वो ज्यादा जरूरी है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो आज के युवा हैं? आज के युवाओं का तो सबसे मुझे लगता है कि वो मटेरियलिस्टिक गोल के तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, तो उनको मैं अपनी तरफ से एक कवित्री होने के नाते कहूँगी कि भावनाओं से जुड़े ज़्यादा, क्योंकि आजकल सारा जो रिलेशंस है सारे वो फॉर्मल होते जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स के साथ, स्पाउस के साथ, पीयर ग्रुप में, सब जो भी रिलेशन है वो सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर से। जो तो इमोशंस उनको खत्म हाँ, होते कि जा रहे हैं, जो उनको मैं यही भावनाएं खत्म कहूँगी कि होती वो जा रही हैं। भावनाओं से जुड़े, वो इन्वेस्ट करें इमोशंस पे, सिर्फ मटेरियलिस्टिक गोल की तरफ मत भागें। और आज की जो संघर्ष भरी ज़िंदगी है, तो एक कवित्री होने के नाते मैं उसको कंक्लूड करूँगी। एक मेरी लाइन्स नहीं है, जगदीश गुप्त जी एक वो हैं कवि, मेरी फेवरेट लाइन्स है जो मैं हर जगह सुनाती हूँ।
सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने प्रणय पाथे माना, जीत उसी की रही। प्रणय पाथे मतलब जो ये जर्नी है, लाइफ इज अ जर्नी। तो आप रास्ते को ही जब अपनी मंजिल मान लेंगे तो फिर आप इसमें चलते जाएंगे और खुश भी रहेंगे और आपको जहाँ पहुँचना है बिल्कुल वो सही पहुँच कहा, जाएंगे। वाह वाह वाह। मेरी तरफ से आज का धन्यवाद। आज तो बहुत मजा आया, पूरा एंटरटेनमेंट हो गया, या मैम की बातें या आपकी कविताएं। ये आखिरी क्वेश्चन है मैम, प्रदर्शनी मैम आपसे। व्यूवर्स तो इसका आंसर जानना चाहते ही हैं, पर्सनली मैं जानना चाहती हूँ इसका आंसर। इसके साथ हम पॉडकास्ट कंक्लूड भी करेंगे। एक महिला लीडर के रूप में इंडस्ट्री गवर्नमेंट इंटरफेस पे काम करते हुए आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आपका ये आंसर आपके लिए नहीं, सबके लिए होगा, क्योंकि हर महिला जब किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री करती है तो उनको कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो आपने किन किन चुनौतियों का सामना किया, कृपया आप हमें बताइए। जैसे आपने कहा कि पॉडकास्ट लास्ट कर रहे हो, मैं बहुत इस पे तो मैं पूरी किताब लिख सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट आंसर करूँगी। पहली चुनौती होती है तब जब आपका जो है सो जब आप इनिशियली जाते हो तो लोगों को लगता है कि पता नहीं ये कुछ कर पाएँगे कि नहीं, क्या इनमें ये सक्षम हैं? तो उसके बाद जो है वो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप के बाद जब आपकी कंसिस्टेंसी और आपका जो काम करने का ज़रिया, फिर जब एक बार हम आगे बढ़ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग मतलब जेंडर मैटर नहीं करता। अभी हम जो यहाँ पॉडकास्ट में बैठे हैं, हम 5 महिलाएँ हैं, जो हमारे ऑडियंस में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएँ हैं, लेकिन अभी कुछ मैटर नहीं कर रहा है। अभी मैटर क्या कर रहा है? हमारे थॉट्स, हमारे एक्शन और हम किस तरह से प्रोडक्टिव हो रहे हैं अपने थॉट्स को लेकर के, अपने सोच के साथ-साथ हम किस तरह से काम कर पा रहे हैं और क्या हम योगदान दे रहे हैं सोसाइटी को और अपने आप को ठीक रख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है पहला चैलेंज तो है, बैरियर है, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं मिला है मुझे, पर वो चैलेंज है जब आप कुछ अचीव कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि वो आपकी एक जर्नी का हिस्सा बन जाता है और अब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, हमने वो स्टेप पार किए और जब हम उस स्ट्रगल को करके सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जब हमारा आ जाता है, तो मुझे लगता है कि हम उसमें पुरुषों से कमतर नहीं, पुरुषों से आगे है। आगे हो जाते हैं क्योंकि हमने वो जर्नी तय करी है तय करी है। और सब सपोर्टिव है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम पुरुषों को खराब कहें, अच्छा करें, नारी को सम्मान करने वाले मेरी ज़िंदगी में हमारे पिता, हस्बैंड से लेकर के जगह-जगह पे हमें लोग मिले हैं, जिन्होंने मुझे एहसास नहीं दिलाया कि मैं महिला हूँ या पुरुष हूँ। वो नहीं फ़र्क पड़ता जब आप लेवल पे पहुँचते हो। शुरू का है लेकिन शिक्षा ज़रूरी है, जो सबसे बड़ा हमारा बैरियर है कि अगर हम शिक्षित नहीं हैं, तो चाहे पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, जो भी अशिक्षित हैं, वही बैरियर। अगर हमारी शिक्षा हो गई और पुरुषों को जो ऑडियंस में है, मैं ये संदेश देना चाहूँगी पुरुषों में मतलब जो सक्षम है, कि कम से कम महिलाओं का जो गुण है, उनकी अगर प्रतिभा है, तो फ्रंट लाइन से उठा करके उनको रिसेप्शन और वो जो सामने की सामग्री ना समझ करके, उनकी क्वालिटी, उनकी एफिशिएंसी और उनकी प्रोडक्टिविटी को थोड़ा आगे लेके आइए। अगर आप थोड़ा-सा सपोर्ट करेंगे, तो 140-44 करोड़ में आधी महिलाएँ हैं। तो आपके कंपनी में भी अगर 10 महिलाएँ आपके साथ काम कर रही हैं और अगर आपके कंपनी की ग्रोथ में योगदान कर रही हैं, तो आपका डबल हो जाएगा। बशर्ते कि आप उनको रिसेप्शन पे हेलो करके कॉल उठवाइए, तो जी, थोड़ा-सा बहुत ही मैं अच्छी ये बात कही कहना आपने, ये चाहूँगी। बहुत ही हाँ, अच्छी बात। मुझे लग और रहा है लास्ट जो ऑडियंस आपने मुझे कहा ये सुन कि रही है सब, जी। तो खास करके मुझे लग रहा है पुरुषों को ये बात ज़रूर सुननी चाहिए ताकि उनकी हेल्प के साथ, उनके सपोर्ट के साथ महिलाएँ जो आगे बढ़े, उनको भी अच्छा लगेगा, उनकी कि वाइफ़, देखिए उनकी हमारी बेटी, सपोर्ट उनकी से पुरुष पत्नी, बढ़ रहे हैं तो हमें उनकी भी उनकी कोई भी सपोर्ट बहन चाहिए। जो आगे बढ़ेगी तो उनको भी वो अच्छा भी ही आगे लगेगा। खुद नहीं बढ़े हैं, उनको भी जी। महिलाओं से सपोर्ट मिला है तभी वो आगे अपनी बढ़े हैं। ज़िंदगी में मतलब एक होता है कि हम महिला-पुरुष कर रहे हैं, पर मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि हम यहाँ पे भी हैं तो हमारी सक्षमता, हमारी काबिलियत के साथ पुरुष भी हमारे सपोर्ट में हर जगह कोई नहीं है तो कोई रहा भी है, मैं पति-पिता की बात करूँ, बच्चों की बात करूँ, कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमें ये सम्मान देना तो सिखाना ही चाहिए और लास्ट जो आपने कहा कि युवाओं को मेरा क्या संदेश रहेगा, मैं तो 100% एमएसएमई एंटरप्रेन्योरशिप की बात करती हूँ। मुझे लगता है कि युवाओं को आर्थिक अपने आप को जो है सो 18 साल होते हुए कुछ न कुछ ऐसे व्यावसायिक शिक्षा लेनी चाहिए। अनलिमिटेड अपने 18 से 30 साल का जो ईयर है, हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव ईयर है। हम वो जो 12 साल हमारे पास जो मिलता है, उसको हम कुछ न कुछ स्किल लेकर के आएँ और
अगर हमें रोजगार सरकारी नौकरी में जाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिले तो आप कुछ ना कुछ रोजगार करिए। जो भी सपोर्ट चाहिए ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगी कि जितनी भी हमारे सक्षम मतलब जितनी हमारी क्षमता है, हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा गाइड कर पाएँ या गाइडेंस दिला पाएँ। और साथ ही साथ जैसे अभी ऋचा जी भी कह रही थी कि भावनाओं को आपको लेकर के चलना पड़ेगा। हम सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले नहीं हैं कि हम समाज में हमारा एक अकेले अपना अस्तित्व है। हम समाज है तो हम हैं, तो हमें जो है सो ये समझना पड़ेगा कि आसपास का जो परिवेश है, पर्यावरण है, आसपास की जो सोसाइटी है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका ख्याल रखें, उनको कमज़ोर ना बनने दें और साथ ही साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का ज़रूर ख़्याल रखें, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है दुनिया में। और मैं देखती हूँ जब 18 साल के बच्चे कहते हैं, मैम आपको समझ नहीं आ नहीं रहा आ रहा कि मैं जी, कितना स्ट्रेस्ड हूँ। मेंटल मैं कहती हूँ स्ट्रेस बेटा हम वो जर्नी पार कर चुके हैं। चुके हैं। स्ट्रेस आज का स्ट्रेस कल आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपका परिवार, आपका परिवेश जो आपके खुशी से खुश हो रहा है। वही तो है, इसीलिए इमोशनली कनेक्ट होना हाँ, बहुत आप ज़रूरी जो है। है सो स्ट्रेस जी, उतना ही लीजिए जिससे आपके परिवार वाले परेशान ना हों, और आप अपने मेंटल वेलबींग का ध्यान जी। रखिए और अपने आप को बाकी बिज़ी रखें, बिल्कुल किसी न किसी स्किल एजुकेशन की एक तरफ ध्यान हॉबी दें, हॉबी ज़रूर हॉबीज़ रखिए। रखें। थैंक यू जी। मैम, थैंक यू थैंक यू मैम, आने थैंक के यू लिए, सो अपना मच। कीमती समय जी, देने के लिए। आपकी बातों से ऑफ कोर्स बहुत सारे युवा प्रभावित होंगे, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत कुछ जानने के लिए मिला। हम आपसे कोशिश करेंगे फिर आपसे कनेक्ट हों, आप अपना समय फिर से हमें दें। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू आप लोगों का भी, आपने इतना समय दिया, इतने प्यार से हमें आमंत्रित किया, उसके लिए आपका और और बड़े ऑडियंस का अच्छे भी से बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो बहुत मच। हम इंटरेस्ट चाहेंगे कि हम जो बात पॉडकास्ट के माध्यम से ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहे हैं उन तक पहुंचे, और सिर्फ सुपरफिशियल रूप से नहीं, बिल्कुल उनके दिल दिमाग पर पहुंचे, दस्तक दे, तो फिर कुछ बदलाव आएगा और हमारे पॉडकास्ट का कुछ महत्व बहुत रहेगा। बहुत बिल्कुल, धन्यवाद आप बहुत सबका। बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर धन्यवाद। वॉचिंग अस ऑडियंस। थैंक यू। थैंक यू सो मच।